हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। संस्कार भारती की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। देखो, जैसा कि अपना एशिया महाद्वीप बीए पार्ट थर्ड में बीए पार्ट थर्ड अपना चल रहा था। पेपर है अपना फर्स्ट पेपर है। पेपर का नाम क्या है? विश्व का प्रादेशिक भूगोल। विश्व का प्रादेशिक भूगोल। यूनिट अपनी कौन सी चल रही है? फर्स्ट यूनिट। ठीक है, ये अपना बीए पार्ट फर्स्ट के बीए पार्ट फाइनल के अंदर बीए पार्ट आपका बीए थर्ड ईयर है, जिसमें मैंने आप लोगों को एशिया का जो महाद्वीप है, जैसे अपने टॉपिक वाइज है अभी चलेंगे, जिसमें सबसे पहले एशिया महाद्वीप को उठाया है और एशिया महाद्वीप की मैंने भौगोलिक स्थिति आप लोगों को समझा दी है कि कितनी अक्षांशों के बीच में है, कितनी इसकी लंबाई चौड़ाई है, कौन कौन से क्षेत्र इसके क्या है, पड़ोसी देशों के रूप में या पड़ोसी महासागर या महाद्वीप के रूप में कौन से महाद्वीप के ज़्यादा ये क्या है टच में है, स्थलीय भाग कौन सा है, जलीय भाग कौन सा है। तो ये बातें अपनी एशिया से संबंधित हो चुकी हैं। उसके बाद में मैंने आप लोगों को पढ़ाना शुरू किया है एशिया महाद्वीप की विशेषताएं, जिसमें अपनी एशिया महाद्वीप की विशेषताओं के रूप में मैंने आप लोगों को 3 विशेषताएं हैं एशिया महाद्वीप की करवा दी हैं, जिसमें आपका पहली है एशिया महाद्वीप है वो क्या है, मानव का जन्म स्थल के रूप में माना जाता है। तो ये एशिया महाद्वीप की क्या है, पहली विशेषता के रूप में अपने सामने आती है कि एशिया महाद्वीप के लिए कहा गया, बहुत सारे वैज्ञानिकों के द्वारा, बहुत सारे विद्वानों के द्वारा ये कहा जाता है कि मानव का जो जन्म हुआ है वो कहाँ पे हुआ है, मध्य एशिया के अंदर ही माना गया है, या मध्य एशिया के अंदर ही मानव का जन्म स्थान हुआ है। उसी के साथ साथ आपकी दूसरी विशेषता है कि मानव सभ्यताएं जो भी पैदा हुई हैं उनका विकास भी कहाँ पे हुआ है, एशिया महाद्वीप के ही अंदर हुआ है। तो ये इसकी दूसरी विशेषता के रूप में मानी जाती है। देखो, मानव का जो जन्म है सबसे पहले एशिया महाद्वीप के ऊपर माना गया, और उसी से क्या है आपके जो दूसरे महाद्वीपों के अंदर मानव का जो प्रवास हुआ है, स्थानांतरण हुआ है, वो कहाँ से हुआ, मध्य एशिया से ही माना जाता है। और उसके बाद अगर आपकी जो सभ्यताओं का जो विकास है, जैसे दज्ला फरात नदियों के द्वारा मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोन सभ्यता है, मोहनजोदड़ो सभ्यता है, ऐसे ही क्या है आपके ज्योतिष जितने भी हुए हैं उनका जो ज्योतिष जो बने हैं, ज्योतिषों का जो निर्माण हुआ है, उनकी उत्पत्ति जो मानी गई है ज्योतिषों की, वो कहाँ पे मानी गई है, आपके एशिया महाद्वीप से ही मानी गई है। उसी के साथ साथ आपकी अंक गणितीय है, दशमलव प्रणाली है, इन सब का भी किससे, एशिया महाद्वीप में ही क्या है, इन सब का विकास माना जाता है। तो इस तरह से के आपके जितने भी मंदिर हैं, आपकी जो डायन जो मंदिर है आपका, उसी के साथ साथ मोहनजोदड़ो की सभ्यताएं हैं, मूर्ति प्राचीन जो सभ्यता की जो मूर्तियों का जो विकास हुआ है, मूर्तियां जो मिली हैं वो भी कहाँ पे प्राप्त हुई हैं, एशिया महाद्वीप में ही प्राप्त हुई हैं। उसके बाद आता है कि ये अनेक धर्मों को रखने वाला महाद्वीप है, या कह सकते हैं कि इसके अंदर अनेक आपके बड़े जो महान धर्मों की भूमि है वो इसे कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? कि क्योंकि भारत के अंदर आपके हिंदू धर्म के लोग बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। उसी के साथ साथ एशिया महाद्वीप की अगर बात करते हैं तो 4 बड़े आपके महान जो धर्म है वो देखने को मिलते हैं। उसमें कौन कौन से? आपका हिंदू है, बौद्ध है, इस्लाम है, ईसाई है। ये चारों जो धर्म हैं इनकी जो पूजा की जाती है, इनकी जो स्थापना है वो एशिया महाद्वीप में ही देखने को मिलती है।
कि ये जो चारों जो धर्म है इनका जो उत्पत्ति है या महान जो धर्म है, बड़े जो धर्म है विश्व के अंदर, वो चार ही माने गए हैं। जैसे आपका इस्लाम है, बौद्ध है, हिंदू है, ईसाई है, ये चार बड़े महान धर्म है वो माने गए हैं, और जिनके बारे में विस्तृत चर्चा है अपन को किस में मिलती है, एशिया महाद्वीप में मिलती है। उसके बाद अपन बात करते हैं विषमताओं का महाद्वीप। विषमताओं का तो अपना विशेषताएं चल रही थी एशिया महाद्वीप की। एशिया महाद्वीप की विशेषताएं, ठीक है, ये अपना क्या है टॉपिक चल रहा था, जिसमें 3 विशेषताएं हैं वो हो चुकी हैं। चौथी आज अपनी विशेषता कौन सी है? विषमताओं का महाद्वीप। विषमताओं का महाद्वीप। देखो विषमताओं का महाद्वीप किस रूप में, एक तो क्या है आपका धरातलीय विषमताएं हैं, यहाँ पे अनेक रूप में देखने को मिलती है। दूसरी जलवायु से संबंधित, तीसरी आर्थिक जो साधन है उनसे संबंधित, चौथी आपकी मानवीय असमानताएं या मानवीय जो विषमताएं हैं देखने को मिलती हैं। तो पहली अगर अपन चर्चा करते हैं धरातलीय विषमताएं, धरातलीय विषमताएं। देखो धरातलीय विषमताएं किस रूप में, अगर एशिया महाद्वीप में अगर देखा जाए तो धरातलीय महाद्वीप के रूप में किस रूप से, जैसे मान लो एक तो होता है आपका ये धरातल या समुद्र तल के ऊपर का जो हिस्सा होता है, नीचे आपका समुद्री भाग होता है और ऊपर आपका क्या होता है स्थल भाग होता है। तो कहा जाता है कि धरातलीय विषमताएं हैं वो भी अलग अलग रूप में एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती हैं। समुद्र तल से ऊंचा उठा हुआ भाग आपका पर्वतीय क्षेत्र कहलाता है, जिसमें आपके जो एवरेस्ट चोटी है, माउंट एवरेस्ट चोटी है, वो भी आपकी कहाँ पे है, एशिया महाद्वीप के अंदर है। ऐसे ही आपका मेरियाना गर्त जो है, एशिया महाद्वीप की ऊंचाई है 8,848 मीटर, ठीक है। और जो मेरियाना जो गर्त है उसकी अगर लंबाई की बात करते हैं तो उसकी जो गहराई है समुद्र तल से लगभग, उसकी मेरियाना गर्त की जो लंबाई है वो कितनी है आपकी 11,022 मीटर। तो इस रूप के अंदर क्या है धरातलीय विषमताएं हैं वो भी देखने को मिलती हैं, यानी कि धरातल के ऊपर आपका ऊंचा उठा हुआ भाग भी मिलता है और धरातल के नीचे गहराई के अंदर भी आपका क्या है रूप है देखने को मिलता है। तो इस तरीके से एशिया महाद्वीप में क्या है आपकी धरातलीय विषमताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। जिस तरीके से मैंने आप लोगों को बताया कि विश्व की सबसे ऊंचा जो ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट आपका, और उसी के रूप में इसकी जो ऊंचाई मैंने आप लोगों को बताई जो एशिया महाद्वीप के हिमालय पर्वत पर स्थित माना जाता है। और इसी के रूप में अगर इसे देखा जाए दूसरा आपका मेरियाना गर्त लगभग आपका कितना है 11,022 मीटर है देखने को मिलता है। और ये एशिया के फिलिपाइन द्वीप के क्या है मियांडर द्वीप के निकट प्रशांत महासागर में ये स्थित है। कौन से महासागर में? प्रशांत महासागर में। कौन सा गर्त? मेरियाना प्रशांत महासागर में। तो इस तरीके से क्या है आपकी गहराई भी मिलती है और समुद्र से ऊपर स्थल भाग के ऊपर आपका ऊंची विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? माउंट एवरेस्ट, जिसकी ऊंचाई है 8,848 मीटर। उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपकी क्या है पृथ्वी सतह पर सबसे नीचा
जो स्थान है वो क्या है, मृत सागर के रूप में देखा जाता है, जिसकी जो ऊंचा गहराई है, निचाई है समुद्र तल में, वो कितनी है, मृत सागर के रूप में, आपकी गहराई के रूप में 408 मीटर ये क्या है, नीचा देखने को मिलता है। और इसी के साथ सबसे गहरी जो द्रोणियां है, महाद्वीपीय द्रोणियां है, या कह सकते हैं कि बेकाल झील जो है वो क्या है, एशिया के अंदर देखने को मिलती है। और बेकाल झील की अगर ऊंचाई गहराई अगर देखते हैं तो 1620 मीटर है, 1620 मीटर बेकाल झील, 1620 मीटर इसकी गहराई है। तो इस तरीके से क्या है, धरातलीय विषमताएं भी कहाँ देखने को मिलती हैं, आपके एशिया महाद्वीप के अंदर देखने को मिलती हैं। तो थोड़ी चर्चा कर लेते हैं विषमताओं के रूप में। एशिया महाद्वीप में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंची है। दूसरी ओर विश्व में सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त, गहराई कितनी है, 11,022 मीटर है, जो एशिया महाद्वीप में मिलता है। और यह प्रशांत महासागर का सबसे गहरा गर्त है। उसी रूप में मृत सागर व बैकाल झील भी मिलती है। बैकाल झील 1620 मीटर और मृत सागर 408 मीटर। तो इस रूप में क्या है, धरातलीय विषमताएं हैं एशिया महाद्वीप में देखने को मिलते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले। उसके बाद आपका आता है धरातलीय विषमताओं के बाद आपकी जलवायु से संबंधित विशेषताएं, कि जलवायु से संबंधित विशेषताओं के रूप में आपकी कि जैसे जैसे आपकी क्या होती है, धरातल से या विषुवत रेखा से आप क्या है, जैसे जैसे उच्च अक्षांशों की ओर जाते हैं, तापमान में क्या होती रहती है, कमी आती जाती है। और विषुवत रेखा के आसपास अगर देखा जाए तो आपका क्या है, तापमान है अधिक देखने को मिलता है। तो इस तरीके से क्या है, जलवायु के अंदर भिन्नता है वो भी क्या है, एशिया महाद्वीप में देखने को मिलती है। और ये भी क्या है, एक विशेषता के रूप में, यानी कि विश्व के सबसे गर्म क्षेत्र और सबसे ठंडा क्षेत्र के रूप में यह देखने को मिलती है। तो दूसरा आपका आता है जलवायु संबंधी
जलवायु की विशेषताएं या विषमताएं। जलवायु की विषमताएं। जलवायु की विषमताएं किस रूप में देखने को मिलती है कि जैसे जैसे अपन ऊंचाई की ओर बढ़ते हैं, उच्च अक्षांशों की ओर, आपका जो सूर्य की जो किरणें हैं वो क्या होती जाती हैं, तिरछी पड़ती रहती हैं, जिसके कारण तापमान में कमी आती है। तो इस रूप के अंदर जलवायु की अगर बात करते हैं तो महाद्वीप का सबसे ऊंचा तापमान इजराइल के एशिया महाद्वीप का सबसे गर्म स्थान इजराइल के तेरित जीवा, इजराइल के तिरित जेवा जीवा में तापमान 53.9 डिग्री सेल्सियस मिलता है। और इसके विपरीत अगर देखा जाए तापमान आपका कम, तो कहाँ पे कम दिखता है एशिया महाद्वीप के अंदर, आपका उसी के साथ साथ आपका दूसरा जो न्यूनतम स्थान है रूस के अंदर, न्यूनतम तापमान है ओमिओकोन, रूस के ओमिओकोन में 67.7 डिग्री सेल्सियस तापमान माइनस का ओकोन में पाया जाता है। और ऐसे ही अगर वर्षा की बात करते हैं तो विश्व की सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान भारत में मेघालय का मोसिनराम क्षेत्र व सबसे कम वर्षा वाला अदन क्षेत्र, सबसे कम वार्षिक वर्षा वाला क्षेत्र अरब का अदन क्षेत्र, जहां 3.8 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तो इस आधार पे क्या है, जलवायु की विभिन्नता है वो भी देखने को मिलती है। किस रूप में कि यहाँ पे क्या है, विश्व का सबसे गर्म स्थान और विश्व का सबसे ठंडा स्थान भी एशिया महाद्वीप के अंदर देखने को मिलता है। वे आपका इसी क्षेत्र के अंदर की यहाँ का सबसे ठंडा स्थान है वो तो कितना है, -67.7 डिग्री पाया जाता है। और कहाँ का, रूस का ओमिओकोन क्षेत्र। और गर्म क्षेत्र है वो कहाँ का, इजराइल के अंदर तिरित जीवा स्थान, जहाँ पे तापमान कितना है आपका 53.9 डिग्री सेल्सियस देखने को मिलता है। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है भारत के मेघालय क्षेत्र का मोसिनराम क्षेत्र।
ठीक है। मौसिम रोम जो क्षेत्र है वहां पे सबसे ज्यादा वर्षा होती है और सबसे कम वर्षा है वो अरब का अदन क्षेत्र है, जहां पे 3.8 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा, पूरे वर्ष के अंदर आपकी कितने सेंटीमीटर वर्षा होती है, 3.8 सेंटीमीटर वर्षा है देखने को मिलती है। उसी के साथ साथ आर्थिक विषमताएं हैं वो भी क्या है इसके अंदर देखने को मिलती है। आर्थिक विषमताएं कैसे, तीसरी है आर्थिक विषमताएं। आर्थिक विषमताएं क्या होती हैं, जैसे आपके जितने भी खनिज पदार्थ होते हैं, आपके कृषि से संबंधित जो कार्य किए जाते हैं, उद्योगों से संबंधित जितने कार्य किए जाते हैं वो क्या है आर्थिक विषमताओं से संबंधित माने जाते हैं। तो एशिया महाद्वीप में क्या है विश्व के सबसे अधिक, जैसे अभ्रक है, मैग्नीज है, टंगस्टन है, आपका टिन है, इनके क्या है खनिजों के भंडार है और उत्पादन दोनों ही क्या है यहाँ पे किया जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है एशिया महाद्वीप, इस महाद्वीप में सोना है, निकल है, चांदी, तांबा, जस्ता, ये क्या है खनिज पदार्थ है वो सुरक्षित भंडारण की दृष्टि से भी देखा जाए तो भी क्या है यहाँ एशिया महाद्वीप है वो किसी और से पीछे नहीं है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है आपके खनिज पदार्थों के रूप में आपके जो महत्वपूर्ण खनिज हैं वो देखने को मिलते हैं, जैसे सोना हो गया, निकिल हो गया, सोना, चांदी, जस्ता, ये सारे क्या है यहाँ पे भंडार हैं देखने को मिलते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है एशिया महाद्वीप में कृषि के क्षेत्र में विश्व में सबसे अधिक यहाँ पे क्या है एशिया महाद्वीप में जूट है, चावल है, चाय, रबड़, खजूर, नारियल क्या है उत्पन्न किए जाते हैं। और उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है दूसरी ओर अगर देखा जाए एशिया महाद्वीप में तो कहवा, चुकंदर, राई, जैतून के उत्पादन में बहुत पिछड़ा हुआ माना जाता है। और इसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है विश्व की प्राचीनतम कृषि पद्धति आदिम कृषि है वो भी यहाँ पे अपनाई जाती है, जैसे बैलों के द्वारा या मनुष्य के द्वारा क्या है कृषि कार्य। आज भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पे जो फसल को बोने का कार्य है बैल के द्वारा किया जाता है, कटाई का कार्य जो किया जाता है। तो एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है हर वो स्थिति, हर जो क्षेत्र है वो देखने को मिलता है। जैसे यहाँ का एशिया महाद्वीप का पूर्वी जो क्षेत्र है, पूर्वी भाग है, यहाँ पे क्या है उत्पादन और आपका तकनीकी विकास सबसे ज्यादा देखने को मिलता है। लेकिन एशिया महाद्वीप में ऐसे क्षेत्र भी हैं जहाँ पे आज भी क्या है आदिम कृषि के रूप में यानी कि बैल और मनुष्य के द्वारा कृषि कार्य किया जाता है, तकनीकी का यहाँ पे विकास नहीं हुआ है। तो इस तरीके से क्या है यहाँ पे कौन सी विभिन्नताएं, आर्थिक विषमताएं भी देखने को मिलती हैं। एशिया महाद्वीप में महत्वपूर्ण खनिज जैसे सोना, चांदी, जस्ता, टिन, सोना, चांदी, जस्ता, टिन और उसी के साथ साथ आपके अभ्रक, मैग्नीज, और टंगस्टन, आदि के भंडार व उत्पादन किया जाता है। दूसरा क्या है कृषि में आदिम पद्धति भी
अपनाई जाती है, जिसमें मानव व बैलों के द्वारा कृषि के कार्य किए जाते हैं। तो ये क्या है, आदिम कृषि है, ये भी यहाँ पे अपनाई जाती है। उसी के साथ साथ एशिया में कृषि से संबंधित, जैसे एशिया में कृषि के क्षेत्र में जूट, चाय, रबर, चावल, खजूर, आदि का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, तो ये क्या है, यहाँ पे उत्पादन के रूप में अपनाई जाती है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, उसके बाद आगे चर्चा करते हैं। यहाँ पे दूसरी इसकी लास्ट विशेषता मानवीय विभिन्नताएं। मानवीय विभिन्नताएं किस रूप में, यहाँ पे क्या है, आपकी मानवीय विभिन्नताएं हैं देखने को मिलती हैं। किस रूप में, एशिया महाद्वीप विश्व का क्या है, अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र माना जाता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चीन और भारत दोनों ही क्या है, अधिक जनसंख्या वाले क्षेत्र हैं, वो माने जाते हैं। इसलिए मनुष्य के आधार पे भी यहाँ पे क्या है, आपकी विषमताएं हैं देखने को मिलती हैं। जैसे सबसे अधिक जनसंख्या आपके चीन के दक्षिण में हांगकांग द्वीप के पास में स्थित मकाऊ क्षेत्र है, वहां पे विश्व की क्या है, सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला क्षेत्र है। कौन सा, मकाऊ क्षेत्र। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए दूसरा, जहां पे जनसंख्या का क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर घनत्व क्या होता है, आपका 18,896 व्यक्ति मिलते हैं। और दूसरी ओर एशिया का मध्य भाग, जहाँ पे मंगोलिया क्षेत्र जो है, विश्व का क्या है, मंगोलिया के अंदर क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, जो वहाँ पे क्या है, प्रति वर्ग किलोमीटर अगर देखा जाए तो यहाँ पे लोगों का प्रति वर्ग किलोमीटर 1.5 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर देखने को मिलते हैं। ऐसे ही आपका क्या है, यांग टेसी कियांग नदी है, इंडोनेशिया के जावा द्वीप के अंदर आपका जो प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व है, अधिक देखने को मिलता है। यानी कि आपकी मानवीय विभिन्नताएं हैं, विषमताएं हैं, वो भी क्या है, अलग अलग रूप के अंदर देखने को मिलती है। दूसरा है मानवीय विषमताएं, लास्ट। मानवीय विषमताएं देखो, जैसे एशिया में महाद्वीप में मकाऊ क्षेत्र में जनसंख्या मकाऊ विश्व का अधिक जनसंख्या, अधिक घनत्व वाला क्षेत्र है। चीन का हांगकांग क्षेत्र के अंदर, हांगकांग द्वीप के पास आपका मकाऊ जो क्षेत्र है, अधिक जनसंख्या वाला घनत्व रखता है, जिसमें जो घनत्व है वो कितना है, 18,000
826 किलोमीटर, ठीक है। 2010 के अनुसार है ये, 2010 के अनुसार 18,896 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के आधार पर। ठीक है। उसके बाद अगर इसके विपरीत अगर देखा जाए तो यहाँ का जो विपरीत क्षेत्र है आपका वो कौन सा है आपका, इसी के साथ साथ कौन सा मरुस्थलीय क्षेत्र है, मंगोलिया। विश्व में मंगोलिया में इसके विपरीत घनत्व कितना है आपका, जनसंख्या घनत्व 1.5 व्यक्ति यहाँ पे क्या है मिलते हैं। और उसी के साथ साथ अगर देखा जाए तो आपका यांग टीसिक यांग नदी और इंडोनेशिया वाला क्षेत्र है, यांग टीसिक यांग नदियों के मैदानी क्षेत्रों में अधिक जनसंख्या का बसाव मिलता है। और इसी के साथ साथ आपका इंडोनेशिया के अंदर जावा द्वीप है, वहां पे भी क्या है लोगों का बसाव है देखने को मिलता है। लेकिन इसके साथ साथ जैसे आपका गोबी का मरुस्थलीय क्षेत्र है, अरब के रेगिस्तान, यहाँ पे क्या है हजारों किलोमीटर तक क्या है मानव और पशु हैं वो क्या है दिखाई तक नहीं देते हैं। तो इस रूप से क्या कहा जा सकता है कि एशिया महाद्वीप के अंदर क्या है ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व है वो आवश्यकता से अधिक, यानी कि वहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। और इसके विपरीत अगर मतलब दोनों स्थितियां यहाँ पे देखने को मिलती हैं, इसीलिए कहा गया है कि मानवीय विषमताएं भी देखने को मिलती है कि जहाँ पे मैदानी क्षेत्र है, जहाँ पे जो उपजाऊ क्षेत्र है वहाँ पे जनसंख्या घनत्व है अधिक देखने को मिलता है, और जो आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है वहाँ आसपास में लोगों का बसाव है दूर दूर तक दिखाई नहीं देता है। जैसे गोबी का मरुस्थल है, अरब का मरुस्थल है, इन क्षेत्रों के अंदर क्या है जनसंख्या है जनसंख्या न के बराबर मिलती है। आगे आपका आता है विषमताओं में एकता का महाद्वीप। पांचवी विशेषता है आपकी विषमताओं में एकता। विषमताओं में एकता किस रूप से, विषमताओं में एक रूपता किस रूप से दिखाई देती है। देखो एशिया महाद्वीप में क्या है ऐसे देखने में मैंने जैसे आप लोगों को बताया है कि अलग अलग विशेषताएं हैं यहाँ पे देखने को मिलती हैं, विभिन्नताएं देखने को मिलती हैं, लेकिन इन सब के बावजूद भी यहाँ पे क्या है एकता दिखाई देती है। किस रूप में, जैसे कृषि कार्य के रूप में अगर देखा जाए तो भारत है, चीन है, इंडोनेशिया में धरातलीय बनावट, जलवायु, मिट्टी में अनेक रूपता है होने के बावजूद यहाँ पे चावल, रबड़, आपका चाय, गन्ना, तंबाकू आदि में क्या है कृषि में एकता दिखाई देती है। ऐसे ही भारत के अंदर देखा जाए तो भारत में आपका गंगा सिंधु का जो क्षेत्र है वहां पे क्या है गेहूं की कृषि की जाती है। उसी के साथ साथ अगर इराक वाला क्षेत्र है, दजला फरात वाला, चीन का हांगो यांगटीसी यांग नदी का जो क्षेत्र है यहाँ पे क्या है आपके कृषि कार्य से संबंधित कार्य किए जाते हैं। और यहाँ पे क्या है आपके धार्मिक क्षेत्र हैं वो भी क्या है अनेक विषमताओं के रूप में
दिखाई अनेक विषमताओं के रूप में होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है, एकता दिखाई देती है। ऐसे ही क्या है, यहाँ पे अनेक धर्म, संप्रदाय, भाषा, जाति के लोग देखने को मिलते हैं, लेकिन ये सारी विषमताएं होने के बावजूद भी यहाँ पे एकता है दिखाई देती है कि किस रूप से यहाँ पे क्या है, लोगों के अंदर आस्था है वो बनी हुई है। उसी के साथ साथ यहाँ पे क्या है, धार्मिक जो भिन्नताएं हैं वो देखने को मिलती हैं। इस्लाम धर्म के अनुयायी हैं, धार्मिक विषमताओं के बावजूद यहाँ पे मक्का मदीना को अपना धार्मिक गढ़ मानते हैं और हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से लेकर प्रशांत महासागर के जापान तटीय क्षेत्र में निवास करने वाले लोग, जनसंख्या के रहन सहन, उसका उद्योग धंधा, उनका आचार विचार, सारे क्या है आपकी भोजन में एकता की जिस तरीके से क्या है आपके जैसे मैं आपको भारत का ही उदाहरण दे देती हूँ कि भारत के लिए कहा जाता है कि भारत है वो आपका विभिन्नताओं वाला क्षेत्र माना जाता है, देश माना जाता है, लेकिन जब उसके ऊपर संकट आता है तो वो क्या हो जाता है, एक हो जाता है। वैसे ही आपका एशिया महाद्वीप के रूप में माना गया है कि यहाँ पे क्या है, अनेक प्रकार की विभिन्नताएं होने के बावजूद भी यहाँ पे क्या है आपकी अनेक प्रकार से के रूप में एकता दिखाई देती है। तो इसी के साथ साथ आपका अगला है धर्म से संबंधित भूत और भविष्य का महाद्वीप। अगला है भूत व भविष्य का महाद्वीप। किस रूप से भूत और भविष्य का महाद्वीप किस रूप से माना जाता है? देखो यहाँ पे क्या है, कहा गया शुरू में, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि एशिया महाद्वीप है वो क्या है, प्राचीन सभ्यताएं, संस्कृति, ज्ञान, विज्ञान, इनके अंदर क्या है विशेष आपकी आस्था रखता है और इसी क्षेत्र में क्या है आपकी मानवीय शक्ति है वो क्या है सुरक्षित, और या कह सकते हैं कि महाद्वीप के अंदर क्या है आपकी जनसंख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है और यहाँ पे क्या है मानव शक्ति एवं सुरक्षा, प्रकृति, आर्थिक संसाधनों के आधार पे यहाँ पे एशिया महाद्वीप में भविष्य के विकास की संभावनाओं को भली भांति समझते हुए साइबेरिया के अपने विस्तृत मैदान में छिपी हुई खनिज संपदा, कृषि उत्पादन की बहुलता के कारण एशिया महाद्वीप विश्व का भंडार गृह के रूप में कहा जाता है। यानी कि यहाँ पे बहुत ज्यादा जनसंख्या, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि चीन और भारत के अंदर सबसे ज्यादा विश्व की जनसंख्या देखने को मिलती है और ये किस में आता है, एशिया महाद्वीप में आता है। इसे क्यों कहा जाता है भूत और भविष्य का महाद्वीप? क्योंकि यहाँ पे क्या है मानव को सुरक्षित रखने के लिए यहाँ पे अनेक प्रकार के जो भंडार हैं, चाहे वो कृषि से संबंधित, चाहे खनिज संपदा से संबंधित, यहाँ पे साइबेरिया वाला विस्तृत जो क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र, वहाँ पे क्या है खनिज संपदा के रूप में यहाँ पे बहुत सारे खनिज संपदा को क्या है भंडार के रूप में माना गया है। और भूतकाल में क्या है एशिया महाद्वीप विश्व के अंदर अन्य महाद्वीपों से विकसित हुआ है, क्योंकि आपका यूरोप है, उत्तरी अमेरिका है, इस महाद्वीप की अपेक्षा क्या है अधिक विकास कर लिया है। लेकिन एशिया महाद्वीप में होने वाली आधुनिक जागृति इस बात की द्योतक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है सबसे आपका विश्व की सबसे अधिक विकसित जो महाद्वीप है, जैसे आपका चीन है, जापान है, ये क्या है आपके एशिया के पूर्वी क्षेत्र के अंदर पड़ते हैं और ये क्या है विश्व के सबसे ज्यादा तकनीकी वाले क्षेत्र हैं माने जाते हैं। नए नए जो विकास किए जाते हैं, उद्योगों का विकास है, कोई भी वस्तु को बनाने का कार्य है, तो चीन और जापान से ज्यादा कोई भी देश नहीं करता, इसलिए एशिया महाद्वीप में ही ये आते हैं। इसलिए एशिया महाद्वीप को क्या कहा जाता है, भूत और भविष्य का महाद्वीप भी कहा जाता है, कि आने वाले समय के लिए भी इन्होंने बचा के रखा है। और जो कृषि कार्य संबंधित है, उद्योगों से संबंधित है, वस्तुओं का निर्माण करने से संबंधित है, तकनीकी से संबंधित है, तो ये सारे कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं, अधिकतर आपका एशिया महाद्वीप के द्वारा ही किए जाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपकी एशिया महाद्वीप की विशेषताएं हैं कंप्लीट हो गई हैं। आगे
कल चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।